क्या आपको भाव तोरसेकर से मिलना है? क्या आपको विष्णु शंकर जैन से मिलना है? या आप आनंद रंगनाथन से मिलना चाहते हैं? जी हाँ, 25 से ज्यादा वक्ता होंगे एक ही शहर में। 21 मार्च को मिलते हैं मुंबई में। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी और अभिषेक तिवारी जी, और वर्तमान के ज्वलंत विषयों में बात करेंगे आपसे सभी से। सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभिषेक जी की और धीरेन्द्र जी की न्यूज़ पॉइंट को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए बातचीत आरंभ करते हैं धीरेन्द्र जी से। धीरेन्द्र जी, ये यूजीसी का जो रायता फैला था, ये सिमट पाया कि नहीं सिमट पाया? सर, आपको नमस्कार और तमाम दर्शकों को भी नमस्कार जयपुर डायलॉग के। और दरअसल ये अभिषेक, आपको भी भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आरंभ करने से पूर्व सबसे पहले तो मैं धीरेन्द्र जी को बधाई दे दूं। आज वो 1 लाख सब्सक्राइबर का जो एक मील का पत्थर होता है वो पार कर गए हैं। बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। लगे और हुए हैं आप, मैं देख रहा हूँ आप 6-6 7-7 रैली कर रहे हैं। नहीं, जैसे साथ साथ नहीं, 3 ही करते, 4। और उसमें अभिषेक का और आपका जो सहयोग मिला है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हर एक उस पर, और आप ही लोगों का हौसला था कि मैंने चैनल छोड़ के इसको ज्वाइन करने की सोची। ठीक है। अब आप चैनल छोड़ना रिग्रेट नहीं कर रहे होंगे? नहीं, कतई नहीं कर रहे चैनल। क्योंकि मैं बल्कि किसी को कह रहा था कि चैनल हेड की जो आदत हो जाती है ना, हर आदमी नमस्ते करता है, उससे भी मुक्त हो गया कि कोई किसी की नमस्ते की जरूरत नहीं है। तो अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर ये है कि मैंने 2 चीजें इसमें देखी जो मैं इसको लेके चलता हूं, इस रायते को सिमटने के। एक तो ये है कि इस देश ने एक बड़ा विलक्षण बदलाव देखा, जिसको सिर्फ आप और हम लोग चर्चाओं में कहते थे, वो प्रत्यक्ष देख लिया लोगों ने। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि मोदी क्यों जीतता है। किसी को लगता था कि मोदी का बड़ा करिश्मा है, हम लोग उसके डाटा गिनवाते थे, किसी को कुछ, और ना ही ये समझ में पा रहे थे कि योगी क्यों जीतते हैं। और ये बात मैं 2011-12 से हमेशा से कहा, ये अलग बात है कि मैंने उस पर किताब पब्लिशर के दबाव के बाद नहीं लिखी, कि लोग चाहते हैं, जब वो लोग चाहते हैं तो मूर्तिमान रूप लाते हैं किसी चीज का। 2011-12 से जो सनातन के अंदर एक चर्निंग चलनी शुरू हुई थी, अंगड़ाई आनी शुरू हुई थी, वो इस आंदोलन से दिखाई देती है। बिल्कुल, आपकी बात को मैं इसी को ऐड करूंगा। एक चीज, जो एक कहावत है कि मूर्ति को भगवान भक्त बनाता है। जी, मैं वही कह रहा हूं कि लोगों को ये लग रहा था कि मोदी मोदी और ये तमाम हमारे हिंदू सनातन के अंदर जो चल रही प्रक्रिया है, उसका मूर्त रूप थे, और हम लोग उसको देख नहीं रहे थे। आम आदमी कैसे देखेगा, वो तो बस ये समझ रहा था कि ये जीत रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन ने, जिस आंदोलन में मैंने देखा कि लोगों ने गालियां तक लिखी, जनरल कैटेगरी के बहुत सारे लोग उत्तेजित हो गए, प्रधानमंत्री की जातियां तक बताने लगे। ये भूल गए कि ये वही प्रधानमंत्री है जिसने 370 हटाया। हो सकता है इस देश में ओबीसी रिजर्वेशन सब चलते रहते, लेकिन 370 हटाना असंभव काम था, असंभव काम था। तो वो क्या हुआ, उसके बाद हम सारी चीजें भूले, हम ऑपरेशन सिंदूर भूले, हम सब भूले, क्योंकि हमारा गुस्सा। लेकिन आप ये सोचिए कि उसी बीच में उस ओबीसी समाज, और यहां तक कि मैं दलित समाज का भी कहूंगा, उसमें काफी कुछ लोग आए, लेकिन आप सोचिए उनके बुद्धिजीवी जो तथाकथित भड़का रहे हैं उनको, सड़कों पे उतरो क्योंकि वो लोग आ गए हैं। आप देखिए किसी ने, और मैं फिर कहूंगा, ये कौन लोग थे, ये गांव की जनता थी। ये सड़कों के, ये वो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल नहीं थे जो पैसे लेते ही बदल जाते हैं, जिनकी भाषाएं बदल जाती हैं, अचानक आइडिया बदल जाते हैं, बेशर्म होके कभी वाराह को कुछ पहना देते हैं जनेऊ, और कभी अचानक बचाने के लिए आ जाते हैं, वाराह अवतार बताने लगते हैं। ये उस तरह की भीड़ नहीं थी संजय सर। ये भीड़ वो थी जो ये मानती है कि हाँ, सनातन अब ज्यादा बड़ी आइडेंटिटी है, ना कि किसी जाति से, ना प्रांत से। और ये संख्या 20% तक आ गई है। और अब किसी को डरने की, या किसी को लगता है कि भाई वो मोदी हट जाएंगे या कोई होगा,
अब इस देश में कोई भी आएगा, लेकिन उसको चलना तो सर इसी तरह पड़ेगा कि वो चलेगा तो सनातन के आइडिया पर ही चलना पड़ेगा, नहीं चलेगा तो उसका इलाज होगा। उसके लिए कोई संजय दीक्षित खड़े होंगे, उसके लिए कहीं विष्णु जैन आ जाएंगे, उसके लिए कोई आ जाएगा, क्योंकि ये तरीका पहला आया, पहला ये आउटकम लिया। दूसरा ये कि अब इस सरकार के जितने लोग हैं, अचानक निशिकांत दुबे को वैसे ये कह सकते हैं कि चलिए कम से कम उसमें इतनी बेशर्मी की शर्म थी कि वो आ गया, उसने कहना शुरू किया ईडब्ल्यूएस दिया, तुम्हें ये दिया, तुम्हें ये दिया। जैसे घर में कई बार लड़ाई होती है तो महिला अपनी पड़ोसी से लड़ती हुई बताती है कि तूने हमारे नलके से पानी लिया था ना, तेरा लड़का वहां नहा रहा था, है ना। तो ये सब तरह की बेवकूफी की बातें हम लोगों ने सुनी कि भाई ईडब्ल्यूएस का इससे कोई रिश्ता नहीं है। फिर उसके बाद तमाम लोग गायब हो गए। गिरिराज सिंह को रोकने के लिए बाकायदा एक दस्ता बनाना पड़ा था बीजेपी को कि कम से कम ये मुंह से हर समय ना निकाले यार, कुछ भी बोलता रहता है संसद में, जो भी मिल जाता है कैमरा उसी को पकड़ के बोलने लगता है। अभी लोगों को पता चला कि शायद ये इनकी जबान तो नहीं चली गई अचानक, ये गायब तो नहीं होगी, मुंह से जबान कहीं गायब होगी, वो ऐसा भी होता है लोगों को। उस तरह की चीजें हमने देखी और अब वो ये कह रहे हैं कि साहब इससे हमको बहुत चीजें पता चल गई। तो मुझे लगता है वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि पार्टी को जो नुकसान लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जो कांग्रेसी या जो सपाई या तमाम लोग उछलने लगे रात दिन अपनी खाट पे, उन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जनता ने ये भी बहुत समझदारी की, तो इसलिए की क्योंकि उनको ये उम्मीद है कि इनसे ही हम काम कराएंगे। पहला लक्षण ये है कि सर अब ये लोग जैसे कहते हैं ना, मोदी भाई जन समुदाय का इस्तेमाल कर रहे थे, अब आप ये जान लीजिए जन समुदाय अब नेताओं का सनातन के नाम पर इस्तेमाल करेगा। ये बात मुझे पहली समझ में आती है और ये बहुत ही बड़ी दिलचस्प, मेरी नजर में तो ये दिलचस्पी आई है उभर के कि केरल में वो जो कुंभ के हैं, आज एक अखबार में टाइम अगर आप देखते हो इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी और उस पर कहा कि उत्तर के कुंभ की रिप्लिका बनाई जा रही है। आप ये सोचिए कि वो अखबार कितना जहरीला होगा, क्योंकि नाम भी पढ़ लेंगे रिपोर्टर का तो बता देता है, जो ये कह रहा है। और हालांकि मैं उस पर 7 दिन पहले वो खबर कर चुका, 18 तारीख को ही वो खबर हो चुकी, 12 दिन हो गए हैं, कि किस तरह से उस गांव में भरत पूजा नदी, जिसको नीला नदी कहा जाता है, जहां 250 साल से 260 साल पहले कुंभ बंद हुआ था, जब हैदर अली ने बहुत नरसंहार किया था, वो लोग। और आप जानते हैं इसको हेड कौन कर रहा है? जो कभी एसएफआई का स्टूडेंट लीडर हुआ करता था, वो आज महामंडलेश्वर है और कह रहा है कि हिंदुइज्म के लिए कोई भी पार्टी आए, मैं उस लाइन से बता रहा हूं, उसने कहा कि जो हिंदू धर्म के साथ खड़ा हम उसके साथ खड़े, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा वो सीपीएम हो। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी जो हम लोगों ने निकाली। मतलब हम लोगों का मतलब सिर्फ उन लोगों से है जिन्होंने इसको ये समझा कि हाँ ये गलत कदम है और इसको रोकना चाहिए। और सबसे बड़ी समाज ने दी, जिसमें सर्व समाज शामिल है। मैं बार बार कहूंगा सर्व समाज शामिल है। और प्रधानमंत्री मोदी को जिन्होंने टिप्पणियां लिखी, गाली गलौज किया, जो उनकी जाति पर लिखा, वो लोग उन्हीं लोगों के हाथ खेल रहे थे जो लोग ये लाए थे। जी अभिषेक जी, आपके पास क्या समाचार है? समाचार बढ़िया है, मंथन हुआ, सब कुछ हो रहा है। अगला जो भी रिफॉर्म आएगा कमेटी बनने के बाद सुखद आने वाला है, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूं। और कल रात को ही वो सारी चीजें हुई है। इसमें बलि का बकरा अगर किसी को बनना था तो उन्हीं को बनना था, तो जिनके हाथ से सिलेंडर वगैरह भिजवाया जाता है। अब प्रश्न ये है कि अब क्या? कुछ नहीं, हमारा विरोध यूजीसी को लेकर के था। अच्छा, इसमें बड़ा योगदान है आरजेडी की प्रवक्ता कंचन यादव जैसे लोगों का। अरे साहब, हम तो बिल्कुल बिल्कुल जिसको कहते उनका हैं योगदान वारी जाऊं, वारी 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 जाने का मन करता है कंचना यादव जी के ऊपर। कमाल ही कर दिया उन्होंने। इतना बढ़िया एविडेंस तो हम कितना भी निकाल के लाते तो कोई ना कोई उसमें नुक्स निकाल लिया जाता, लेकिन कंचना यादव के एविडेंस का तो कोई किसी तरह का कोई प्रतिकार हो ही नहीं सकता। अब बात उसकी कि इसका क्रेडिट किसको दिया जाए, तो हम तो सामाजिक परिवार के लोगों को देंगे। क्या ओबीसी, क्या ईबीसी, क्या एससी एसटी, हमारे सामाजिक परिवार में सभी जाति के लोग हैं, वो सब खड़े हुए कि नहीं भैया ये गलत हो जाएगा, हम आपके साथ खड़े हैं।
इससे एक मैसेज आया कि जो भाजपा का कोर हिंदू वोटर है वो यूजीसी को देख करके इसलिए भड़का क्योंकि उसे लगा कि हमारी एकता टूट जाएगी। उसने सेंस ये किया कि हिंदुत्व महत्वपूर्ण है, सनातन महत्वपूर्ण है, और इसके लिए ये ठीक नहीं, ये नहीं होने देंगे, हम अपने भाइयों के साथ खड़े होंगे। कल गणित के बहुत बड़े शिक्षक हैं, यादव समाज से आते हैं, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, किसी भी कानून का उपयोग न्याय के लिए होना चाहिए, अन्याय के लिए नहीं। ये कानून अन्याय पहले साइट में दिखता है कि इससे अन्याय होगा। अब क्या 2000 कुछ लोग कह रहे हैं कि 2012 में ये था, 2026 में ये था। मैं तो कह रहा हूं 2012 के भी वे फेवर में नहीं। किसी भी कैंपस में इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। और अब रही बात क्या समेट लेंगे, सर यही अंतर है। अभी मैंने एक शॉर्ट्स बनाया तो मैंने बोला कि ये जो सवर्ण मुल्ला कुछ लोग कहने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं ये अलग है। आप यदु मुल्ला के तर्ज पर, मैं तो यदु मुल्ला के भी अगेंस्ट हूं, क्योंकि राष्ट्रवादी यादवों के साथ में धीरेन्द्र सर का जब चैनल शुरू हम लोग करा करके पुश कर रहे थे तो यही मेरे स्टूडियो में आए थे सर, और हमने इस पे किया था कि इस बार देखिएगा बिहार में राष्ट्रवादी यादव कैसा वोट करेगा। तात्पर्य है मेरे कहने का कि ना तो हमने सजदा किया, ना तो हम नेता की नेता परस्ती कर रहे थे। जैसे नेता परस्ती मतलब नेताजी अगर बड़ा टोकरे में जाकर के मजार पर चादर चढ़ाने निकले हैं तो पीछे पीछे उनके नेता परस्त भी जा रहे हैं, हिंदुत्व को छोड़ करके, सनातन को छोड़ के। आज तो हम भी चादर चढ़ा करके बुल्ले शाह की मजार पे चढ़ा देंगे। अरे बुल्ले शाह 17वीं शताब्दी में चला गया, पता नहीं उत्तराखंड में कहां से मजार आ गई। बहरहाल तात्पर्य यह है कि हमने न तो नेता अपने ही नेताओं का विरोध किया, ना हमने सजदा किया, ना ईद की सेवैयां खाई, और ना ही हमने इफ्तार किया। तो हम कहां से सवर्ण मुल्ला हो? हमने सनातन को तो त्यागा ही नहीं। हमारा विरोध तो यूजीसी को लेकर के था। और सच्चा समर्थक वो होता है, उसको समालोचक कही, आलोचक कहना तो ठीक नहीं होगा, जो कान पकड़ के सीधे रास्ते पे आया कि भाई आप वहां जो जा रहे हैं वो आपका राह नहीं है, आपको सत्ता पकड़ पे बने रहना है तो आपका रास्ता ये है, सीधा सीधा रास्ता, एक राह पकड़ चल, पा जाएगा मधुशाला। बिल्कुल सही बात है। वो कोई गड्ढे में गिरने जा रहा हो तो रोकेंगे नहीं क्या? मैं गलत करता हूं तो सर आप डांटते हैं, प्यार से गड्ढे में कोई गिरने जा रहा हो तो हमारा विरोधी है, हम उसको भी बचाने का प्रयास करते हैं। यहाँ तो हमारे अपने जो है वो गड्ढे में कूदने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारा भाजपा को, अच्छा कुछ लोग ये उछल रहे हैं कि अरे अब तो अखिलेश आएंगे, या अखिलेश यादव इस मुद्दे को भुना सकते थे। भुनाना आया उनको, उनसे कहीं अच्छी बैटिंग की मायावती ने। मायावती ने शुरू में तो कुछ बोला, लेकिन बाद में पूरा संभाल लिया। मतलब ठीक है, लहराती हुई गेंद थी, लाल गेंद थी, आउट स्विंग हो रही थी, तो उन्होंने कुछ इधर उधर शॉट्स लगाए, देखा नहीं मिस टाइम हो रहा है तो छोड़ना शुरू किया। फिर अच्छे से पिच पर बैठने के बाद टेस्ट मैच में अच्छे बल्लेबाजी जो होती है वैसे की। अखिलेश यादव को तो समझ में ही नहीं आ रहा था, इन स्विंग जा रहा है, आउट स्विंग जा रहा है। वो तो जिस राह पर पकड़े थे वहीं चले गए। अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव तो जीतेंगे। चाचा राम गोपाल जी कुछ कह दिए हैं तो फिर उसको जो है वो कैसे काउंटर करे बेचारे, उन्हीं की तो। अरे सर, तो जब आपको काउंटर होगा नहीं, कांग्रेसी वहां दूर से तमाशा देख रहे हैं, रोहित वेमुला एक्ट लाए हुए, तो अभिषेक तिवारी रोहित वेमुला एक्ट लाने वाले को थोड़ी ना चुन लेगा। दूसरी बात, जो लोग बाबा जी के को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, मैं उनको भी समझा दूं, आप सर्टिफिकेट कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप कर दीजिए बाबा जी का हिंदुत्व का सर्टिफिकेट कैंसिल, फिर भी इस देश का हिंदू बाबा जी को वोट करेगा। ये क्या तमाशा चल रहा है देश में? ये पूछ लेते हैं थोड़ा सा धीरेन्द्र जी से। धीरेन्द्र जी, ये दशनामी संप्रदाय वाले, नाथ संप्रदाय वालों को कब से बांटने लगे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट? दरअसल बड़ा इंटरेस्टिंग ये है, क्योंकि मैं देख रहा था आज, मैंने बल्कि उस पर बनाया भी कि एक आदमी लगातार उस चीज पर हमला करने की कोशिश कर रहा है जो एक फोर्ट है। मतलब आप उसमें कम से कम आप योगी को ये कह सकते थे, जैसे हम जैसे लोग भी जो कभी उनके बहुत समर्थक नहीं रहे होंगे, या बड़ा ये रहा होगा कि साहब ये तो आ रहे हैं, ये कैसे चलाएंगे यार, शासन व्यवस्था कैसे करेंगे यार, ये कैसे मैनेज करेंगे आईएएस को, अरे इनको इकोनॉमिक्स की समझ क्या होगी।
इस पर तो हल्ला बोला जा सकता था, लेकिन जो एक ऐसी पीठ से आता हो जो लगातार, जिसने नेपाल से लेके संपूर्ण से लेके हिंदुस्तान के लगभग हर कोने में जहां जाके सिर्फ हिंदुत्व की अलख और लगातार संघर्ष का जिसका अलग हो, क्योंकि ये तो फिर भी नहीं कभी दिखे, मैंने इनमें से किसी शंकराचार्य को, भगवान आदि गुरु शंकराचार्य की यात्रा का पथ का अनुगमन करते हुए नहीं देखा, कभी नहीं देखा कि इनमें से किसी ने उसी तरह से यात्रा की हो कि वहां से निकले। तो सिर्फ हम लोगों को अभी पता चलने लगे वो तो पालकी से नहीं उतर रहे 50 मीटर के लिए। आप सोचिए, यात्रा की बात कर रहे हैं। मतलब आप ये सोचिए, जिस आदि गुरु महान भगवान शंकराचार्य हम बोलते हैं, हम भगवान शंकराचार्य बोलते हैं उनको इसलिए कि महज 32 साल की अल्पायु में वो कहां से निकलते हैं, सुदूर दक्षिण से, और विराम कहां लेते हैं, सुदूर नॉर्थ में, और पैदल चलते जाते हैं। वहां तो कोई कार भी नहीं थी यार, कोई रथ भी नहीं था, और निरंतर संघर्षरत, और उनका अनुयायी होने का, उनकी पीठ पर बैठने का दंभ भरने वाला शख्स उतर के वहां तक नहीं जा रहा। वो चांडालों से वो ले रहे हैं, वो चांडाल से ले रहे हैं शिक्षा। ये शख्स उतर के नीचे तक नहीं जा रहा, दूसरी जातियों को बांट रहा है सर्टिफिकेट कि तुम क्या हो, शासन कौन कर पाएगा। ये इस तरह का था, तो उसको कोई, लेकिन एक बात देखने की है सर कि ठीक 1000 साल पूरे होने पे एक शख्स, देश के प्रधानमंत्री ये याद दिलाते हैं जो हम लोगों को याद नहीं, जिनका रात दिन सोमनाथ सोमनाथ पढ़ने का दावा रहता है, या तमाम हम हिस्ट्री के तमाम उनको, कि 6 जनवरी 1026 में भगवान सोमनाथ पर उस बर्बर हत्याताई का हमला हुआ था। अचानक उसी समय आप देखिए, मुश्किल से उसके 20-25 दिन बाद एक शख्स जो हमलावरों के खानदान से है, चूंकि अंसारी है और पूरा मुख्तार है, और मुख्तार, माफ कीजिए, मुख्तार अंसारी का चाचा है, मुख्तार अंसारी का भतीजा है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, चाचा भी मुख्तार था उसका और भतीजा भी मुख्तार है उसका। तो वो खुद मुख्तार अपने आप को समझता है। वो हमला करता है किस पे? प्रधानमंत्री पे। किस प्रधानमंत्री पे? जो सनातन की परंपरा को ये कह रहा है ये आने वाले 1000 साल तक हम रहेंगे, वो ये कह रहा है। तो वो उसमें आप उसी समय हमला करता है। उसी तरह आप देखिए, एक सन्यासी जो क्या कह रहा है कि हमको परंपरा को और हिंदुत्व को लेकर जिस तरह से उसने पूरी ताकत बनाई हुई है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में आप आइए, आपको दोबारा लगेगा कि सिर्फ 4 सर्किटों ने इस पूरे देश के तमाम जो टूरिस्ट प्लेस है उनको पीछे छोड़ दिया। काशी, मथुरा, अयोध्या, मथुरा में अभी 2 की रजिस्ट्री हो गई, 38 की इस हफ्ते होनी है। मतलब वो कॉरिडोर अद्भुत बनने जा रहा है सर, वो अद्भुत बनने जा रहा है। मतलब आप सोचिए, आपको शनिवार रविवार को सड़कों पे कोई दिखेगा नहीं, कारें सिर्फ मथुरा जा रही होंगी। वो उस पर आरोप कौन लगा रहा है? उन्होंने ढूंढा, उन्होंने शंकराचार्य ढूंढा, उन्होंने उसको ढूंढा जो ब्राह्मण राजपूत के यहाँ के तनाव को, जिसको कुछ लखनऊ में बैठे हुए पत्रकारों का यही काम है रात दिन कि ये कैसे खेल खराब करूं। तो ये सब एक नैरेटिव वार है जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को उलझाया जाए। एक प्रधानमंत्री की छवि पर हमला करता है, उस प्रधानमंत्री की जो जाके बैठता है और खुल के, जिस पर शेरवानी या जो भी पजामा कुर्ता जितने भी हैं वो ऊंचे पजामे, वो तमाम लोग बेचारे, ये भी नहीं, उनको लग रहा है ये तो हमसे शर्म भी नहीं कर रहा, ये तो छुप के भी नहीं मंदिर जा रहा, उसके सामने जा रहा, उस पर अटैक कर रहे। तो आप देखेंगे दोनों की हिंदू छवि पर अटैक करने की कोशिश है, और ये एक नैरेटिव का हिस्सा है। ये मैं मानता हूं, 100% मुझे यकीन है कि ये परसिस्टेंट अटैक करना, पहले कांग्रेस ने मथुरा वहां किया, आप देखेंगे बनारस में करने की कोशिश की मंदिर के नाम पर, इसी मंदिर के नाम पर, इसी बनारस में जब काबुली और लाहौरी वाला में 4-4 गुना उनको वो दिया गया था, जिसमें से 27 मंदिर निकले थे। एक मंदिर मैंने सब देखे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं कोई भी किसी पर, जो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैंने ये कवर किए हुए, भाई वो निकले थे तो मैंने कवर किए थे। और उससे पहले जहां अपने जूते उतारे थे, जिस पंडित जी के उस पर, वो कह रहा था कि इसका नाश होगा मोदी का। अरे हमने कहा भाई क्यों होगा, क्योंकि हमको प्रसाद ही वही लेना था, तो चप्पल भी वही रखनी थी। उसने कहा कि नहीं, इसका नाश हो जाएगा, इसने मंदिर नष्ट कर दिए। फिर मैं उसको पूजा करके मैं काम करने चला गया, तो देखा एक 7th सेंचुरी का मंदिर निकला, उसके ऊपर उन्होंने टॉयलेट पायलट बना के, पंडित जी जितने वहां थे सब अपना, सबने मंदिर छिपा के 1500 रुपए रोज पे किराया बांट रहे थे। और वो मंदिर निकाले उस मोदी जी ने, तो उसको गालियां दी। अब योगी जी उसको कर रहे थे, आपने देखा होगा कि वो
अरे भाई मैं गया हूं यार, 25 बार आप भी गए होंगे, बनारस गए होंगे, मणिकर्णिका में आज की डेट में जब बारिश आ जाती है वो सब गलियों में जल रहे वो एक इतना अद्भुत, यानी मुर्दों को, जो हमारे शव है उनको सम्मान देने के लिए जो सनातन परंपरा है, उस पर तो कांग्रेस का एक नया लक्ष्य है। अब ये कामयाब उनका नहीं होगा ये तो हम लोग मानते हैं, लेकिन उसको सर क्या है ये तो आप जानते ही हैं। आप किसी को कहते रहो कि भाई नहीं तुझे नहीं मानना, अगर पागल है कोई उसको क्या मानना है। मरखना बैल किसी को क्यों मारता, आप किसी के बार कितनी बार तो मारेगा ना, आप उसको लाठी मारो फिर भी मारेगा, उसको तो मानना है। तो ये लगातार मोदी और योगी की उस छवि पर अटैक करना चाहते हैं जिस पर वो चाहे सत्ता में रहें या ना रहें। देखिए मोदी जी, मैं अभी भी कह रहा हूं कि मोदी जी के खिलाफ गुस्सा होगा जो होगा, लेकिन कम से कम कोई भी आदमी, जितने भी चाहे उनके दुश्मन हो, ये तो किसी से नहीं मनवा सकता कि वो सनातन के खिलाफ कोई कदम उठा सकते हैं। पहली बात ये तो मैं भी मानता हूं कि अभी तक के सारे काम, ये जो हुआ ये हम लोग पॉलिटिक्स पर बात कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी पर जो दो लोग हैं, सबसे ताकतवर लोग हैं, उनके खिलाफ इस समय एक अटैक चल रहा है जिसमें हामिद अंसारी भी सेम और अभी मुक्तेश्वरानंद। अब हामिद अंसारी तो एक पुराना जोकर है। अभी मैंने उसके ऊपर एक वीडियो किया है, अभी थोड़ी देर में चल जाएगा, अवश्य देखें उसको आप लोग, क्योंकि उसके ऊपर भी मैंने पीएचडी कर रखी है, जिस तरह से जावेद चीचा के ऊपर कर रखी है, और नसीरुद्दीन शाह और आपके सैफ अली, इनकी पूरी शजरे मेरे पास है, इनकी शजरों के हिसाब से मैं करता रहता हूँ। तो ये तो बिल्कुल ऐसे लोग हैं जिनको गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। और यदि कांग्रेस के पास और विरोधियों के पास में यही उनका अस्त्र है और यही उनका शस्त्र है, तो उन्हें बेस्ट विशेस यही कह सकते हैं, शुभकामनाएं। और लेकिन इससे अभिषेक जी, बंगाल की कैंपेन पे कोई अंतर पड़ गया क्या? आई बिलीव सर, बंगाल के अंदर जो, अगर आप आज तक के उस सर्वे पर आए हैं तो उस सर्वे का दो पार्ट है। एक तो उसने 14 लोकसभा सीटें दी और टीएमसी को डबल दिया, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर वो 42% बता रहा है। ये दोनों संभव नहीं है सर, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर भाजपा 42% वोट शेयर पर पहुंच चुकी है तो ममता तो बनर्जी लोकसभा के हिसाब से देख रहे हैं ना, लोकसभा में तो वैसे भी 40% पे थी। यस, 39.7% पर थी, बिल्कुल सही बात है। 42% पर नहीं थी, लगभग 2.5% का जंप है लोकसभा के भी हिसाब से सर। और टीएमसी, आप स्वयं इस मामले में विद्वान हैं, ऐसी 70 मुस्लिम बहुल सीटों में भाजपा को कितना प्रतिशत वोट मिलता है सर? वहां पर भाजपा का वोट टीएमसी की तरह स्प्रेड नहीं है, जहां पर है वहीं पर है, और जहां पर नहीं है वहां पर बिल्कुल नहीं है। अब मुर्शिदाबाद में 77% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां बीजेपी का वोट शेयर क्या है? आप देखिए कि कांग्रेस को भी हरियाणा में 40% वोट मिला, बीजेपी को भी 40% मिला, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस को सीटें मिली 35, बीजेपी को 48। इसी प्रकार से कर्नाटका में जब बीजेपी की पिछली बार सरकार बनी थी तो बीजेपी का वोट शेयर 36% था और कांग्रेस का वोट शेयर 39% था। क्यों? क्योंकि पूरा वो ओल्ड मैसूरू रीजन, हासन वगैरह चले जाइए, मंड्या चले जाइए, वहां पे वोट नहीं है बीजेपी का। बीजेपी अगर 42% वोट शेयर लेके आएगी बंगाल में, सरकार बनाएगी, क्योंकि 40.7% जब 2019 के लोकसभा चुनाव में वो वोट पाई थी, 40.7% की मैं बात कर रहा हूं, यहां तो 42% है। बीजेपी को 18 लोकसभा सीटें मिली थी। खैर, अब ये जो सी वोटर का सर्वे है वो उतना ही क्रेडिबल है जितना हरियाणा का था, महाराष्ट्र का था, बिहार में था। हरियाणा में 70 सीटें कांग्रेस को दी थी, महाराष्ट्र में क्लोज फाइट बताया, रिजल्ट बताता है कि कितना क्लोज था, और बिहार में बहुत क्लोज फाइट बताया था। बिहार में इतना क्लोज था कि आरजेडी बड़ी मुश्किल से मुख्य विपक्षी दल बन पाई, 25 सीट लेकर आई। तो अगर ये आपका स्टाइल है तो मैं नहीं मानूंगा। बंगाल के कैंपेन पर असर तभी तक पड़ सकता है जब तक राष्ट्रवादी समाज चुप हो जाएगा। जैसे अभी हम 6-7-8 दिन से यूजीसी पर लगे हुए थे। आप देखिए सर, इसमें 2-3 मूल बातें हैं, सिर्फ बंगाल पर असर नहीं पड़ा। 26 जनवरी पर प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया,
तो हम उनके ड्रेस कोड से लेकर, भाषण तो उनका नहीं था, महामहिम राष्ट्रपति महोदय का था, लेकिन 26 जनवरी पर जब वो देख रहे थे उनका ड्रेसिंग सेंस, वो जो होता है उस पर हम चर्चा कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर चर्चा कर रहे होते हैं। अभी सदन चल रहा है, सदन के अंदर क्या क्या बातें हुई उन सदन पर चर्चा होती है, उसके वीडियोस वायरल होते हैं। ये सारे कौन करता है? वो आदमी जो भाजपा आईटी सेल में नहीं है, जिसका रीच ऑर्गेनिक है, जो जिसका सामाजिक परिवार का सदस्य खरीदा हुआ नहीं है। 1 लाख सामाजिक परिवार के सदस्य हो गए आज धीरेन्द्र सर के चैनल के, लेकिन क्या धीरेन्द्र सर ने एक बार भी चैनल प्रमोट किया यूट्यूब पे या गूगल पे? नहीं। ये सब हम लोगों ने जिद कर करके लोगों को बोला कि नहीं 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 नहीं, ये होना चाहिए, ये मिशन है 1 लाख सब्सक्राइबर। अब तो मैं टारगेट मैंने बढ़ा दिया था, मैंने बोला अगला जेडी समिट जब होगा तो 2 लाख हो जाना चाहिए धीरेन्द्र सर का चैनल का सब्सक्राइबर। तात्पर्य है कि सर ये ऑर्गेनिक जयपुर डायलॉग्स के सामाजिक परिवार के जो सदस्य हैं, या अभिषेक तिवारी शो के, ये सामाजिक परिवार के सदस्य हैं, ये मामूली लोग नहीं है, ये सब राष्ट्रभक्त लोग हैं। इनको खरीदा नहीं जा सकता, इनको पैसे से नहीं तोला जा सकता। ये बात जिसे याद रहेगा वो समझ जाएगा। इसलिए आप देखिए सदन की भी बातें नहीं हो रही है, तो डिले जरूर हुआ है, लेकिन बंगाल में क्या हम अपने ही दलित, हिंदू, शोषित, पीड़ित भाइयों को छोड़ देंगे कि उनके ऊपर अत्याचार होता रहे? ये कभी नहीं होने देंगे। क्या ममता बनर्जी के हम समर्थन में उतर जाएंगे? ये कभी नहीं हो सकता। हेमंता बिस्व शर्मा जी ने जो बयान दिया उसको लेकर के यूएन कूद बैठा है। अब मैं पूछना चाहता हूं, हमारे बिहार में, यूपी में भी मियां बोलना सर? नहीं नहीं सर, हम लोग मियां नहीं बोलते हैं क्या? मियां भाई आए क्या ये बोलते हैं? मियां भाई भी नहीं सर, भोजपुरी में तो हम लोग मियां, अरे मियां भाई कहते हैं। मियां भाई कहाँ गया? सर ऐसा है ना कि ये लोग वामपंथियों को कोई आइडिया नहीं है भारत में जिस प्रकार से बोलचाल होता है भोजपुरी में। कहा हो मियां, कहने जाता रहो नदीम मियां, सीधे तौर पे उसको पूछते हैं तो ये बोलते हैं कहा हो नदीम मियां, कहाँ गई रहा? बाजार गई रहा? मतलब बाजार गए थे। तो ये लैंग्वेज है। उसी प्रकार से असम के अंदर जो बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं उनको मियां बोलते हैं, और वो खुद असम के मुसलमान जो लोकल है वो भी उनको मियां ही बोलते हैं। इसको लेकर के यूएन कूद बैठा रहे। यूएन अभी पूरे पूर्वी बंगाल में इतना अत्याचार हुआ हिंदुओं पर, तब तो तुम्हारी आंख नहीं खुली, तब तो तुम मस्त कुंभकर्ण का नींद सो रहे थे। अचानक जैसे हेमंता बिस्व शर्मा ने बोल दिया तो ये हो गया। तकलीफ है इनको, क्योंकि वहां अलग काम चल रहा है, वहां समतलीकरण चल रहा है। तो क्या हम हेमंता बिस्व शर्मा जी को हारने देंगे? असंभव है। तो विरोध और विद्रोह के बीच की लाइन बहुत सीमित है। सवर्ण समाज कर रहा है, वो इंटेलेक्चुअल है ना, वो जानता है ना कि मेरा नफा नुकसान क्या है। तो लड़ाई जरूर थोड़ी सी कमजोर पड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ममता दीदी पर टारगेट नहीं हो गया, दिव्यास्त्र हम नहीं चलाएंगे। आ रहे हैं जिन्होंने वंदे मातरम को लेकर के अभी सदन के अंदर अपमानित किया, उनको हम छोड़ देंगे क्या? उनका भी हिसाब किताब होगा, सबका हिसाब किताब चुकता करेंगे। हिसाब किताब हम भी चुकता करना जानते हैं, हम भी करेंगे। समय आने दीजिए। सारे हिंदू द्रोहियों का, सनातन द्रोहियों का हिसाब किताब चुकता होगा। जी जी। और आप तो बंगाल के स्पेशलिस्ट हैं हिरेन जी। SIR कैसा चल रहा है? थे संपर्क सूत्र तो रहते ही हैं सर। दरअसल अभी भी वहां ये इशू तो बहुत बड़ा नहीं हुआ है सर, और मैं देख रहा था कि वहां लोगों से बातचीत कर रहा था। अभी यहाँ कल आए हुए थे नंदीग्राम के ही आदमी थे जिनसे मेरी बात हो रही थी, तो उनका कहना यह है कि चाहे यार यहाँ कुछ भी मच रहा हो, हमें हमारी जान बचानी है। वहां हमें तो पहले उसको हटाना है, ममता को हटाना है। तो ये इस मुद्दे के साथ वहां पार्टी लड़ रही है। लेकिन बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि चूंकि ममता बनर्जी को अपने वोट बैंक में बहुत मेजर शेयर, तो उसको मालूम है कि सारा जो वोट पड़ेगा हम उसी अंदाज से लगा रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि किसका कितना है। तो भी आप देखें ममता बनर्जी हिंदू वोटरों पे अपनी डिपेंडेंस बहुत कम कर चुकी होती है। उनकी दिक्कत, उनका सबसे बड़ा बस प्रॉब्लम अगर है तो उनको ये है कि मेरे मुस्लिम वोट में बंटवारा नहीं होना चाहिए। चूंकि हिंदू वोट को उनको बहुत ज्यादा वो नहीं है, चूंकि वहां गांव में 2 पार्टियां होती हैं तो एक पार्टी उनके पास आती है। अब सवाल ये है कि जो हिंदू वोटर है वो निकलेगा वोट करने, क्योंकि लोकसभा बता चुकी कि वो वोट करने से डरेगा नहीं, किसी कीमत पे नहीं डरेगा, चाहे कुछ हो, क्योंकि उसको मालूम है इसके अलावा उसके पास कोई
रास्ता नहीं है। अब लोगों की उम्मीद ये है, बीजेपी की उम्मीद ये है कि वो जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो बांग्लादेश में घटित हो रहा है, वो हम लोगों ने देखना भी बंद कर दिया। हम में से ज़्यादातर आपने या मैंने या अभिषेक ने लास्ट में पता नहीं कब शो किया होगा उनकी हालत पे। लेकिन जो बंगाल में बैठे हैं, वो हर रोज़ देख रहे हैं। उनके लिए हर रोज़ वो खबर है। तो वो डर वहाँ कंटिन्यू बना हुआ है और ये ट्रेंड बीजेपी को ताकत तो दे रहा है। बीजेपी की लीडरशिप की वहाँ कोई ताकत नहीं है। बीजेपी वहाँ आपस में बटी हुई है, अभी तक झगड़ों में है और अभी तक उनके बीच में कोई सामंजस्य नहीं हुआ। हालाँकि वो गए थे लेके दिलीप घोष को बुला के लाए, फिर उससे सुकांत मजूमदार से बात कराया, फिर श्रमिक भट्टाचार्य से बात कराई, फिर वो खुद जो इस समय अपना नंदीग्राम से शुभेंदु, उन सब के साथ भी मीटिंग हुई। लेकिन वहाँ के लोगों का मतलब है कि वो आज भी पूरी तरह से एकजुटता नहीं दिख रही है। लेकिन वोटर एकजुट है। मैं जो कह रहा हूं आपको वो डिफरेंस है कि वोटर एकजुट है। बीजेपी का वोटर पिछली बार भी बढ़ा और ये जो डाटा कह रहा है ये भी बहुत बढ़ता है। लेकिन अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा रोकने में कामयाब हो जाती है ममता बनर्जी, तो चूंकि लड़ाई वो हो गई, दो पार्टी हो गई, बाकी सब खत्म हो गई। तो इसलिए ये संभव है कि 42% वोट के साथ भी बीजेपी थोड़ा दूर हो जाए, क्योंकि अगर आप उस तरह से देखेंगे तो 77 सीटों पर जीत कर भी वो मतलब 39 सीट 8% में ममता बनर्जी कितने आगे चली गई थी। लेकिन इस बार लोकसभा में आप देखिए दोनों के बीच में अंतर घटा था, इसके बावजूद भी उसकी सीट बढ़ गई थी। तो इसलिए जब डिवीजन इस तरह हो जाता है आमने सामने, तो ये बहुत मायने नहीं रख जाता कि कितने वोट से कितनी सीट आएगी। अब मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा खतरा है वो एआईएमआईएम, और अगर हुमायूं कबीर वाला कुछ हिस्सों में भी चल जाता है, वो कम से कम ममता बनर्जी को लोग बाद में कहते हैं कि नहीं जीत के भी उनको समर्थन देंगे, फला देंगे, वो बात की बात है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज की डेट में ममता बनर्जी कोशिश अगर आप देखेंगे, वो हिंदुओं को नाराज नहीं करते हुए भी मुस्लिम्स वोटों के तुष्टीकरण पर लगी हुई है। वो मजबूरी आप देखिए, कल हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके बाद उनकी छटपटाहट देखिए, वहां के लोकल के नेताओं के बयान देखिए, जो बीएसएफ के कैंपों को जो जमीन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल टाइम बार कर दिया है, हाई कोर्ट ने, तो उसके बाद तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो करें क्या, क्योंकि इससे वो डिफेंस भी नहीं कर पा रही और उससे जो बीजेपी का वोटर है उसके अंदर हौसला ऑटोमेटिक बढ़ रहा। उनको इससे अभी वो बन नहीं रहे हैं, लेकिन एक हौसला होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया लड़ाई है अभी, और बीजेपी के नेता नहीं लड़ रहे, बीजेपी की तरफ से मतदाता लड़ रहे हैं, और ममता बनर्जी पूरे प्राण प्रण के साथ, एक इकोसिस्टम के साथ और जिहादी लोगों के पूरे पैसे के साथ, क्योंकि जिहाद तो कंटिन्यू है सर, जिहाद तो उनके अरे साथ उसमें जिहाद तो साहब 8.39 जिहाद तो परपेचुअल वॉर है ना। बस, और कंटिन्यू है वो वॉर। हम जब इस समय यहां बातें कर रहे थे, आप सोचो एक फैजान पकड़ा गया रामपुर वाला, वो उन लोगों की हत्या करने वाला था। आप सोचो दर्जी वहां बैठ के दर्जी सिल रहा है, और लेकिन वो हत्या किनकी करना चाहता है, जिन्होंने कि साहब शान में गुस्ताखी की है पैगंबर की। इसी दौरान कम से कम ऐसे 6 केस हैं जिनमें वो लोग पकड़े गए जो कंप्लीट ट्रांसफर वो धर्मांतरण में लगे हुए थे। ये आप सोचिए कि एक साथ ये चल रहा है, और इसी तरह से आप देख रहे कि हामिद अंसारी इधर बयान कर रहा है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने डाटा से गौर किया, मतलब मैं देख रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो कम्युनिकेशंस है वो बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक साथ ये वाक्य बोले जाते हैं, क्योंकि ये शब्द अगर आप देखेंगे तो 2 दिन पहले किसी एक और लड़के से बात करते वो सेम इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। तो मैं हैरान होता हूं, अरशद मदनी ने जिस दिन भाषण दिया उससे ठीक 2 दिन पहले मुझे सेम शब्द एक सड़क पे चलते हुए मुस्लिम लड़के ने कहा था, जिसके साथ मेरी बातचीत अक्सर होती है, शाहीन बाग के मामले में बहुत बड़ा रोल था उसका। तो आप ये सोचिए उसने सेम वर्ड बोले, कोई कोमा फुल स्टॉप में अंतर नहीं, वही वहां बोला, वही अभी हामिद अंसारी बोल रहा। तो ये तो जरूर है ना कि आपको ये दिख रहा है कि वो कंटिन्यू चल रहा है। तो इस बात की जो सबसे ज्यादा आग झेल रहे हैं वो आपको बंगाल में है। बंगाल में तो आप देख ही रहे, और उसी तरह से असम में भी है। तो वोटर बिल्कुल इंटैक्ट है, दोनों तरफ का वोटर इंटैक्ट है। बीजेपी को और उनमें से मुझे लगता है भद्रलोक को और तोड़ने की जरूरत होगी, और वो टूटेगा तभी वो इस ब्रेक पॉइंट को ले पाएगी, क्योंकि गांव के तो सब एक तरफा हो गए हैं। वो तो बीजेपी को वोट करेंगे, उनको कोई लेना देना नहीं। वो ना पूछ रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा, कौन जाति कौन वो कह रहे हैं हमको यहाँ किसी भी तरह सर्वाइवल का हमारा संकट है।
मतलब उनके नाम नहीं लेने चाहिए, एक आर्मी में भी है लड़का जो वहीं का था, जो पिछली बार चुनाव में मुझे मिला था, उससे भी फोन पे बात हुई, तो उसने कहा कि साहब हमारा तो वही स्टैंड है कि हम तो जिंदा रहेंगे तो इसी को देंगे, नहीं तो मरेंगे मारेंगे, यही वर्ड है उनका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, आपका क्या है आकलन? मेरा भी वही आकलन है सर कि बीजेपी वहां जिस पोजीशन पे है उसके लिए जो बिहार में, यूपी में, हिमाचल में ये जो चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां का वोटर जो है वो देख रहा है कि क्या हम पश्चिम बंगाल को पूर्वी बंगाल बनने देंगे या नहीं बनने देंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। और ममता बनर्जी पर जो विश्वास है, जो फेथ है, वो कम हुआ है। दूसरी बात, जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक चूक रहे हैं, पिछली बार बहुत अधिक हिंदू महिलाओं का भी वोट टीएमसी को मिला था, इस बार ये नहीं होने जा रहा है सर, ये नहीं होने जा रहा है। और एक और चीज, सीटें बढ़ी लोकसभा में ममता बनर्जी की, लेकिन बीजेपी का 2018 के मुकाबले 2024 लोकसभा में वोट शेयर जो है वो 2% कम ही रहा था। तो 2% अगर बढ़ा रहता तो फिर वही रिजल्ट हो जाता 18-22। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर 4% का जंप है लोकसभा 2024 के, तो सर 4% के जंप पर तो ये रिजल्ट नहीं आएगा, फिर बीजेपी विल बी समवेयर अराउंड 135-140 के आसपास रहेगी सर, अगर 42% आता है। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं आखिरी मोमेंट में, लेकिन अगर 42% है तो ये तो आएगा ना। जी, तो अब थोड़ा सा मियाँ भाइयों की बात कर ली जाए धीरेन जी। मियाँ भाई के बारे में हमारे जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो पूरी तरह से अनअपोलोजेटिक है। एक वो खुद नंबर को है। मियाँ कहते हैं तो हम मियाँ कहते हैं तो क्या गलत बात है? देखिए, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति है जो बीजेपी स्टॉक से नहीं आया, लेकिन बीजेपी जिन मूल्यों की बात करती है उनको उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से, मैं तो कई मायनों में उनको, देखिए आप, हम लोग योगी आदित्यनाथ को बहुत बड़ा इसलिए भी और अपने करीब महसूस करते हैं क्योंकि वो हमारे पास है, हम लोग रोज देखते हैं। हम असम के मुकाबले आप देखिए, यूपी में 19 से 20% मुस्लिम है, अगर आप देखें 19 से 20% ऐसे लोग हैं जो डाई हार्ड रात दिन पानी पीते हुए, खाना खाते हुए मोदी योगी के जाने की सपना देखते रहते हैं, रात दिन उनको कुछ भी होगा एक दिन सपना। लेकिन आप वहां सोचिए, वहां 34% तो 2011 में थे, 2000 अभी ये माना जा रहा कि वो 38% तक हो गया होगा वो डाटा। इसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूं वो ये समझ चुके कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। 2023 का जो परिसीमन हुआ उसमें ये फंडामेंटली चेंजेस कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं बोल रहे, बहुत सारे नेताओं को आप बोलते हुए सुनते होंगे, लेकिन वो ग्राउंड पे काम कर रहा है। आप ये सोचिए कि 29 सीटें थी, 27 से 29 सीटें मुस्लिम क्लच में थी, मियाँ भाइयों के, और उनका कहना यह है, चूंकि अमित शाह ने बोला है, आपने देखा होगा कि 64 लाख घुसपैठिए 2001 से 2016 तक घुसाए गए और उसने पूरी डेमोग्राफी बदली। तो उस दौरान अगर आप सीटें देखेंगे, 27 सीटें ऐसी आ गई, 27 से 29, जो सिर्फ मुस्लिम वोटों के दम पर वही फैसला कर रहे थे। 2023 में परिसीमन होता है, वो सीटें घट के आ जाती हैं 22, तो यानी 7 सीटें वो ऐसे क्लच से निकाल चुके पहले ही, जो इस राज्य का भविष्य बदल रही थी। अब वो जो आदमी इतना क्लियर है, जो कह रहा कि इनको मुझे इतना परेशान करना है कि असम छोड़ दें, तो इसके बाद तो फिर कोई रह नहीं जाता ना। वो कह रहा 5 रुपया अगर उनका बनता है रिक्शा का, उसको 4 रुपया दो ताकि वो एक कम दो। तो वो इस तरह से बोल रहा है कि देखिए, अब उनका एक तो उसने गरूर तोड़ दिया। आप सोचो, सबसे पहले जिस दिन मदरसे बंद हुए तो उनको लग रहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ये के नाम पे जो एक ढकोसला वहां वो लोग उसको लेके तुरंत यहाँ गैंग पहुंच जाता है, वो उनकी रक्षा नहीं कर सकता। दूसरा, धुबड़ी में याद होगा आपको, जब मंदिर के सामने वो गाय के अवशेष फेंकने की कोशिश की वहां हुआ, तो उसपे खुद जाके उसने कहा कि खुद गोली मारो, देखते ही सीधे गोली मारो, हमको नहीं चाहिए, तो और मैं अगली बार खुद बैठूंगा बंदूक लेके। फिर उसने शादी की एज का सीधा, मतलब कोई भी फैसला लेते हुए वो हिचक नहीं रहा। इसीलिए जब वो सीधा कह रहा है कि बांग्लादेशी मुस्लिमों को मियां मुस्लिम कहता हूं मैं,
मैं अपने यहाँ के लोगों को नहीं कह रहा हूं। तो सेग्रीगेट कर रहा, आप चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ बोले या बोले, संयुक्त राष्ट्र संघ को तो वैसे पहले ट्रंप से ही बात कर लेनी चाहिए कि वो उसको हमसे क्या बात करेगा नहीं रहा, पैसे काटे जा रहा है, तो हमसे काहे दुखी है। इसीलिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो, आप देखिए इतने ज्यादा वो भी नहीं, अमित शाह खुद ही जा रहे हैं, अमित शाह कल भी थे, 2 दिन रहे वहां, और वो लगातार बड़े आराम से अपने चुनाव को हैंडल कर रहे हैं, और एक बात सीधी कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान का फर्स्ट पोस्ट है। वो खुद ये कह रहे हैं कि मैं लड़ रहा हूं, हिंदुस्तान के लिए लड़ रहा हूं। तो मुझे लगता है ये बात सही है। और वहां तो मियाँ भाई तो कहते ही हो, तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो जो नेता ये कह रहा हूं मुझे तुम्हारा वोट ही नहीं चाहिए, जाइए, वो देते ही नहीं। वो कह रहा है जब देते ही तो मैं उनको कह देता हूं जाओ, नहीं चाहिए, 22 सीटों में मैं कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करूंगा, कह रहे मैं अपने सहयोगी दलों को दे दूंगा, जाइए लड़िए। तो वो ये बता रहा है कि देखिए आपके बिना भी ये देश चलता है, आप एक मान्य मेहमान की तरह हैं जिसने घर में हिस्सा लिया, उससे पहले बंटवारा कर लिया। ये बात जब तक फीलिंग नहीं आएगी, और ये बात बहुत जरूरी है सर, इसको सेग्रीगेशन के नहीं, कोई भी मुझे कह सकता है द रिपोर्टर ऑफ हेट या कुछ भी कह सकता है, हेटर्स किंग, या लेकिन ये तो है कि घरों में बंटवारे होते हैं, तो ये कौन सा बंटवारा होता है कि साहब, मजे की बात यह है कि जिनका पूरा डॉक्ट्रिन हेट पर है, हाँ, वो दूसरों को हेट मर्चेंट कहते हैं। बस मैं हैरान होता हूँ। बड़ी किताब ही हेट की दुकान है, मतलब डॉक्ट्रिन कोई देखता ही नहीं है, हमको कह दिया जाता है कि साहब कि आप जो है वो हेट फैलाते हैं, नफरत। क्यों भाई अभिषेक, इतनी नफरत क्यों फैलाते हो? नहीं, हम कहाँ नफरत फैला रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए सर, नफरत नफरत बहुत बात होगी, ऐसा कहीं बंटवारा सुने हैं सर? मान लीजिए घर का बंटवारा हुआ, तो सब कुछ दे दिया, उसके बाद उसमें से 4 मेंबर आके आंगन में रहने लगे, बोले क्या हो अभिषेक, आज खिचड़ी बना रहे हो क्या? एक काम करो, हमारे भी 4 मेंबर आए हैं, ये भी खाएंगे। अरे गजब बात है भाई, पूर्वी पाकिस्तान दे दिया, पश्चिमी पाकिस्तान दे दिया, और तुम आकर के जंगल में लाखों एकड़ तुम कब्जा करोगे हमारा जंगल, और आकर के कोई पहले की कोई आयोग की सईदा आ जाएगी और कहेगी कि पूरी जमीन तो अल्लाह की बनाई हुई है, यहाँ बांग्लादेशी रह लेगा तो क्या दिक्कत है? अरे जब कोई दिक्कत ही नहीं था तो बांटे काहे है? वो पूरी जमीन अल्लाह वाली जो वो जो थियोरी है, वो दूसरी थियोरी है। पूरी जमीन अल्लाह में तो फिर ये हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको पूरी कायनात, पूरी कायनात उनकी है, और दारुल खिलाफा वाला आ जाता है कि भाई जो एक बार इस्लाम ने जमीन कब्जा कर ली वो सदैव उसकी हो गई। हाँ। आपने कैसे यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बना लिया जहाँ पे एक वक्त मुगल राज करते थे? वो मुगल एम्पायर का जो सपना है वो जाता ही नहीं भाई। नहीं वो तो ठीक है, नहीं जा रहा है, वो मैं समझ रहा हूँ दर्द, वो उसके लिए भुगत रहे हैं ब्रिटिश वाले, वो अलग बात है। बात ये है कि हम अभी अपने विवाह के सालगिरह पे गए हुए थे अयोध्या, पत्नी को भी दिखाया, देखो 500 वर्षों का संघर्ष जीत लिया। वहां जाने पर अलग अनुभूति होती है, सरयू नदी में जाते हैं तो थोड़ा आंसू निकलता है, लेकिन फिर भी मन में एक भाव आता है कि दुनिया के इतिहास में जब ये लिखा जाएगा कि इस्लाम ने किसी की पवित्र पूजा स्थल को कॉन्कर कर लिया, उस पर कैप्चर कर लिया, तो एकमात्र राम मंदिर अयोध्या का उदाहरण दिया जाएगा कि वहां पर हिंदुओं ने उनसे छीन करके अपने विजय पताका को पुनः स्थापित कर दिया। बाकी दुनिया में कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। तो तकलीफ है, प्रॉब्लम है, इसीलिए तो बाबरी मस्जिद से इतना प्रेम है। बाकी आप उनको जमीन का टुकड़ा आप उनको 5 एकड़ का दे दो, उसका कोई उनको अट्रैक्शन नहीं है। तो बंगाल में जाइए ना, बना रहे हैं ना महाराज, बंगाल में जाइए ना, बाबरी के नाम से बनाइए, औरंगजेब के नाम से बनाइए, बना रहे हैं ना। अपनी जमीन खरीद के कहीं पे भी बनाओ भाई, एक परमिशन जो भी लेनी है ले लो, ले लीजिए, क्या किया जा सकता। गजनबी के नाम पे अंसारी मियां बना दे, क्या दिक्कत है? बना दे। एक काम करते हैं, यूपी में इसी बात पे शर्त लगा लेता हूं, बना के दिखाइए गजनबी के नाम पे, फिर बाबा एक नया एकदम जर्मन मेड एकदम बुलडोजर मंगवाएंगे। आइए की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी को और धीरेन्द्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, जय श्री राम।